नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। तो आज से यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अभियान की शुरुआत। श्रावस्ती से सीएम योगी करेंगे इस अभियान की शुरुआत। छात्र छात्राओं से सीएम योगी मुलाकात करने जा रहे हैं। बच्चों के साथ वो खाना भी खाएंगे। सीएम योगी अभियान के तहत स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते मोजे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं पेयजल, पर्याप्त फर्नीचर और स्मार्ट क्लासेस जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस योजना के अनुसार स्कूल चलो अभियान का लक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% बता दें आपको कि नामांकन सुनिश्चित करना है। तो आज से यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। श्रावस्ती से सीएम योगी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। खास तौर से ये योजना का उद्देश्य यही है, ये लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। के ग्राम प्रधान समेत सभी सम्मानित नागरिकगण, प्रदेश भर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए शासन से सभी मेरे संबंधित मेरे सहयोगी मंत्रीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2 वर्ष बाद कोरोना जैसी महामारी पर एक प्रकार से प्रभावी अंकुश तात्कालिक दृष्टि से लगाने के बाद हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश की अपनी इस भावी पीढ़ी नौनिहाल बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सब का मैं स्कूल चलो अभियान के अवसर पर हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब ने विगत 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करते हुए व्यतीत किए। कोरोना में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जान भी और जहान भी बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। हर एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके जीवन को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था भी की गई। समाज के प्रत्येक तबके ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि भारत किसी भी संकट के समय अपने नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ जब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ता है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। भारत का कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। कारण है क्योंकि पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा था और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने। आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि 2 वर्षों से सदी की महामारी का हमने सामना किया है। हालांकि कोरोना से देश के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जान और जहान बचाने का संकल्प किया गया, प्रयास किया गया। हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। उसके जीवन को बचाने के लिए हमने फ्री में टेस्ट, उपचार, वैक्सीन की व्यवस्था कराई थी। भारत किसी भी संकट में एकजुटता के साथ खड़ा रहा और देश के सभी लोग एकजुट होके साथ रहे तो परिणाम बेहतर आए। और इस बीच गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां गोरखनाथ मंदिर में 2 हमलावरों ने घुसने का प्रयास किया है। धार्मिक नारा लगाते हुए गोरखनाथ मंदिर में घुसने का प्रयास किया गया। रोकने पर 2 सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला हुआ।
सुरक्षा कर्मियों ने एक हमलावर को दौड़ा कर पकड़ लिया। पकड़े गए हमलावर के पास से लैपटॉप, एयरलाइंस टिकट बरामद हुई है। मुंबई में केमिकल इंजीनियर है हमलावर अब्बास। मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाही गोपाल गौड़ और अनिल पासवान पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस वजह से दोनों जवानों के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये बताया जा रहा है कि युवक गोरखनाथ मंदिर परिसर में जबरन घुसना चाहते थे, लेकिन सिपाही ने उसे धर दबोचा। आरोपी हमलावर का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर हमला करने की मंशा जानने की कोशिश कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सुभाष, क्या ये पूरा मामला और अब क्या कुछ आगे कार्रवाई हो रही है? जिस तरह से ये युवक घुसे हुए थे, हालांकि ये राहत रही कि ये जो वहां पर काम कर रहे थे गार्ड थे, उन्हें पकड़ लिया। जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि कल ये 7:30 बजे रात की घटना है। वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गेट पे काफी पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास भी इसी मंदिर परिसर में है। आपको बता दें कि कल 7:30 बजे दो युवक जो वहाँ पर पहुंचे और बाकायदे जो है गेट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे सुरक्षा कर्मी जो है उनसे पूछताछ करने लगे। इसी बीच एक हमलावर एक धार्मिक नारा लगाते हुए अंदर प्रवेश करने की कोशिश करने लगा और हाथ में उसके एक धारदार हथियार भी था। तो बताया जा रहा है कि इसी बीच गुत्थम गुत्थी हो गई और दो पुलिसकर्मियों को उसने हमला कर दिया, जिससे दोनों पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। बहरहाल वहां पे सुरक्षा कर्मियों ने दौड़ाकर उसे किसी तरीके से एक जो युवक था उसको पकड़ लिए। बताया जा रहा है कि यह युवक जो है मुंबई में केमिकल इंजीनियर है और गोरखपुर के ही सिविल लाइन एरिया में इसका आवास है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये मानसिक रूप से अवसाद में था। गोरखनाथ मंदिर में दो हमलावरों ने घुसने का प्रयास किया, हालांकि ये राहत रही कि रोकने पर सुरक्षा कर्मियों पर उन्होंने धारदार हथियार से वार किया है। और अब जो है वो जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से जांच तफ्तीश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार आज से शुरू हो गया है। इन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये पहला जनता दरबार है। हालांकि सीएम योगी आज स्कूल चलो अभियान में श्रावस्ती में होंगे। ऐसे में आज राज्य मंत्री और अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनेंगे। योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद से लखनऊ स्थित अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दरबार का आयोजन कर रहे हैं और इस दौरान आम जनता की शिकायतों को भी सीएम योगी सुनते हैं। इतना ही नहीं, वो मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण के लिए आदेश भी दे देते हैं। जनता दरबार में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, जिनका निस्तारण किया जाएगा। अनूप कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से हम बात करेंगे। अनूप, क्या है जानकारी मिल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से अधिकारी मंत्री वहां पर रहेंगे? किस तरह से जनता जब वहां पर पहुंचेगी तो उनकी समस्याओं का निराकरण होगा? और देखिए, राष्ट्रीय सरकार बनने के बाद आज पहला दिन है जनता दरबार का। निश्चित रूप से जो कतार लगी लाइनों को, इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि कितनी समस्याएं उत्तर प्रदेश में हैं। दूसरी बात, अजीत पाल राज्य मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी सोमवार को लगाई गई है। मंगलवार को बलदेव सिंह अलग राज्य मंत्री हैं, उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। वो जनता की समस्याएं सुनेंगे और निराकरण के लिए अधिकारियों से बात करेंगे। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 5 कालिदास मार्ग का रास्ता है। यहाँ से 100 मीटर दूरी पर ही वहां पर जनता दरबार लगाया गया है। आप भीड़ को दिखाने की कोशिश करूंगा कि आशीष से ये भीड़ दिखाए। आशीष, कितनी लंबी यहाँ पर कतार लगी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग आए हुए हैं लगातार। जो माताएं बहनें हैं उनकी भी समस्याएं हैं, लेकिन अभी तक जो मेरी बात हुई है उनकी समस्याएं ज्यादातर देखने को जमीनी मिली है या फिर पुलिस से संबंधित है। आप कहाँ से आई बहन जी? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आई हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो चलती ही रहती है, लेकिन थोड़ा बाबा से मिलना चाहते हैं। और अच्छा, बाबा से मिलने के लिए। अम्मा कहाँ से आई हैं? हम भैया सफेदाबाद से आए हैं। क्या दिक्कत है? सरथरा से आए भैया। हमको प्रति मिली रहा है तो जबरदस्ती ले लेकिन देत नहीं, कब्जा नहीं ले देते। जमीन संबंधी समस्या है। हाँ। आप कहाँ से आए बहन जी? देवरिया। क्या समस्या है आपकी? FIR हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, 2 महीना हो गया। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? यहीं से आए हैं, लखनऊ डालीबाग से हैं। क्या समस्या है? हमारी लड़की की शादी है, मुझे मदद चाहिए।
अच्छा। कुछ पुरुषों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि जमीन से ज्यादा समस्याएं हैं, पुलिस से ज्यादा समस्या है, कहीं एफआईआर नहीं लिखी जा रही। कहाँ से भाई साहब आप आए? मैं आगरा से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं 68,500 शिक्षक भर्ती हैं, जिसमें ओबीसी, एक्सेप्शनल, फ्रीडम फाइटर और विकलांग को आरक्षण नहीं देगा, जिसकी शिकायत हमने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय भर्ती प्रक्रिया है। और दो लोगों से बात कर ले। कहाँ से आए भाई साहब? सर मैं बिस्वा से आया हूँ। क्या समस्या है? जमीन पर अवैध रूप से गैस गोदाम चल रहा है हमारी। 2016 में वो जमीन जिसपे लाइसेंस पाया तो वो बिक्री हो चुकी है तो अवैध समस्या है। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं केराकत जौनपुर से हूँ। क्या समस्या है? यहाँ जो है प्रधान स्वयं जो है चकमार्ग जो है कब्जा किया हुआ है, छोड़ नहीं रहा है, उसे मुर्गी फार्म चला रहा है, तमाम लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर के मरीज हो रहे हैं। तो राजश्री, ये हकीकत है कि उत्तर प्रदेश में जमीन से ज्यादा समस्याएं हैं। अब ये लंबी कतार ये बता रही कि अधिकारी जिले में कितना काम कर रहे हैं। जो ये समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं जिलों में निपटाई जा सकती हैं, वहीं से इसका निराकरण हो सकता है। इनको लखनऊ आना पड़ रहा है, कोई बस्ती से आया है तो कोई देवरिया से आया है, कोई आजमगढ़ से आया है। अब इससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार इस मामले में अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि लगातार उनकी जन समस्याएं निपटाई जाएं और अधिकारी समय से अपने दफ्तर पर पहुंचे, जन समस्याएं सुने। लेकिन ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की। राजश्री, बिल्कुल अनूप, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की जन समस्याएं हैं, जमीन संबंधी मामले हो, चाहे किसी की शादी नहीं हो रही हो, मदद की बात हो, चाहे जमीन संबंधी एफआईआर किसी की नहीं हो पा रही। अभी अधिकारी या मंत्री कितने बजे तक पहुंचेंगे और कितनी लंबी लाइन लगी और कितने बजे तक यहाँ पर समस्याओं का निराकरण होगा? अनूप, देखिए राजश्री, सुबह 9 बजे से अजीत पाल मौके पर पहुंच गए थे। यहाँ पर राज्य मंत्री हैं, जहां पर जनता दरबार लगाया गया है। और कुछ चीजें और भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, अधिकारी लगाए गए हैं, ये जो लाइन है, इसके बाद जो दूसरा बैरिकेटिंग यहाँ पर है, वहां पर जो फरियादी है उसकी एप्लीकेशन चेक की जाती है, पूछा जाता है कि क्या समस्याएं हैं। और ये भी सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर तलाशी भी होती है कि किसी अनावश्यक चीज को लेकर कहीं अंदर न चले जाए, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री का है। तो ऐसे में बैरिकेटिंग लगाई गई है। बैरिकेटिंग के बाद यहाँ से पुलिसकर्मी जो फरियादी है उसको लेके जाते हैं, वहां पर एप्लीकेशन दिलाते हैं। एप्लीकेशन दिलाने के बाद फिर वहां पर सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद वो बाहर आते हैं, वो भी पुलिस सुरक्षा में ही बाहर आते हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगी है, ये छोटी लाइन लगी है, जहां 2 लाइनें बनाई गई हैं। जहां पर जो फरियादी है वो महिलाओं की अलग लाइन है, पुरुष जो फरियादी है उनकी अलग लाइन है। ये लगातार यहाँ से 100 मीटर दूरी पर ही जनता दरबार लगा है। ये बाद में लाइन भी लगी है, जो महिलाएं पुरुष लगातार अपनी जो फरियाद को लेकर के आ रही। और एक सबसे बड़ी जो कारण है राजश्री में, जिसका जिक्र कर रहा था लगातार, कि ये आज पहला दिन है। सोमवार और मंगलवार सप्ताह में 2 दिन उत्तर प्रदेश में जनता दरबार लगेगा। अनूप, ये हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। मैं आपके साथ श्वेता हूं, और खास तौर से अगर हम बात करें अनूप, तो ये दिखाई दे रहा है। और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो क्या कुछ तैयारियां हैं? और गर्मी का मौसम खास तौर से बहुत चरम पर है और सूरज जो है अपनी किरणें बहुत तेज गति से फैला रहे हैं। ऐसे में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासनिक स्तर पर। अगर हम बात करें वहां पर पेयजल या कुछ और व्यवस्थाएं, क्योंकि और कितने बजे तक यहाँ पर ये जनता दरबार लगा रहेगा? देखिए राजश्री, ये समस्या है कुछ, क्योंकि इस समय सूर्य का जो तपस है वो काफी तेज हो चुकी है, धूप काफी तेज है, तपन बढ़ चुकी है निश्चित रूप से। ऐसे में पानी को लेकर बड़ी समस्या है। यहाँ पर हमने जितनी भी आपको चीजें दिखाई, कहीं पर कोई भी पानी की यहाँ पर पियाऊ या इस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं है। ये जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सुबह 9 बजे से जनता दरबार शुरू हो चुका था, करीब 8 बजे से लोगों का आना शुरू हो चुका था। अब ये करीब 5 बजे तक चलेगा जनता दरबार, क्योंकि लगातार जितनी भीड़ है या फिर जब तक लोग यहाँ पर आते रहेंगे तब तक निर्धारित समय रखा गया है। और सोमवार मंगल 2 दिन रखा गया है। तो निश्चित रूप से अभी पहला दिन है, पहले दिन पे इतनी भीड़ हो रही है, यानी कहीं न कहीं उन अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाएगा जिन अधिकारियों से ज्यादा समस्याएं आ रही होंगी, और किस विभाग की है, जमीनी है या पुलिस से संबंधित है, उनसे भी लगातार संपर्क किया जाएगा। 2 दिन का समय रखा गया अनूप, और खासतौर से हम देख रहे हैं कि जनता यहाँ पर पहुंची हुई है अपनी समस्याओं को लेकर। अब देखना होगा कि उनका निराकरण होता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी की बात करें तो एससी में सुनवाई है। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की जा रही है। जमानत रद्द करने की मांग पर एससी में सुनवाई होगी। कोर्ट ने यूपी सरकार को मामले पर रुख साफ करने को कहा है। तो लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी को लेकर एससी में सुनवाई। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की जा रही है। जमानत
रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। कोर्ट ने यूपी सरकार को मामले पर रुख साफ करने को कहा है। तो लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग जो है वो की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होना है। कोर्ट ने यूपी सरकार को ये कहा है कि मामले पर रुख जो है वो साफ कर दिया जाए। इधर बरेली में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी अनुज शर्मा के नेतृत्व में एसपी सिटी को ज्ञापन दिया और भोजीपुरा विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें आपको कि 2 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना के आवास पर समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिस कार्यक्रम में भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम ने कहा कि अगर हमारी आवाज दबाई गई तो हमारी बंदूकों से भी धुआं नहीं गोलियां निकलेंगी। जिसके बाद पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। आप पहले सपा विधायक का वीडियो सुन लीजिए। कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे भारतीय अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आदि सहित धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। जिसमें यहाँ बरेली विधानसभा की भोजीपुरा से विधायक हैं साजिल इस्लाम, उनके द्वारा एक बयान बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि विधानसभा में अब विपक्ष बहुत मजबूत है, बब्बर शेर बैठा है अखिलेश यादव, हमारी बात यदि योगी ने दबा। इधर देहरादून से बड़ी खबर है, जहां आज से लगेगा आरएसएस का 8 दिनों का चिंतन शिविर। तो देहरादून से बड़ी खबर है, आज से आरएसएस का 8 दिनों का चिंतन शिविर लगेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत शिविर में हिस्सा लेंगे। शिविर में संघ के कार्यों की समीक्षा होगी, संघ के कार्यों के विस्तार पर भी चर्चा होगी। तो आज से आरएसएस का 8 दिनों का चिंतन शिविर मंथन शुरू हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत शिविर में हिस्सा लेंगे। शिविर में संघ के कार्यों की समीक्षा होगी और संघ के कार्यों के विस्तार के लिए भी चर्चा होने जा रही है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर है, आपको बता दें, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत शिविर में हिस्सा लेने जा रहे हैं और कार्यों की समीक्षा करना है, किस तरह से विस्तार करना है आगामी दिनों में, उसे लेकर चर्चा बैठक स्तर पर होगी। चिंतन शिविर के माध्यम से आरएसएस का 8 दिनों का चिंतन शिविर। विकास खरे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से बात करें, आरएसएस का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है, मोहन भागवत खुद यहां पर पहुंचेंगे, किस तरह से विस्तार करना है, कौन कौन से नाम है जो आगामी दिनों में काम करेंगे, रूपरेखा जो तैयार करनी है, क्या कुछ आगामी रणनीति तैयार होने जा रही है? बिल्कुल सही होता, आपको बता दें, राजधानी में आज से आरएस का चिंतन मंथन यानी कि जो है रायवाला स्थित आरोवेली आश्रम में शुरू हो जाएगा और ये 8 दिवसीय जो है बैठक चलेगी और इस बैठक में आरएस के प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेगा। आपको बता दें, मोहन भागवत लगभग कुछ ही समय के बाद अब से जो है वो ट्रेन से सीधा रायवाला स्टेशन में पहुंचेंगे और रायवाला के साथ साथ जो 3 किलोमीटर का दायरा है जो आरोवेली आश्रम तक पड़ता है, तो वहां तक जो है पूरी तरह से सुरक्षा का इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने साफ तौर पर जो है निर्देश दिए हैं कि जो पदाधिकारी है, जो अधिकारी है और जो पुलिस कर्मी को साफ तौर पर अलर्ट रहने का निर्देश। तो आपको बता दें, जिस तरह से ये बैठक अब 8 दिवस से चलेगी, तो कहीं न कहीं जो आरएस के जो कार्य है उनको लेकर जो चिंता और मंथन पूरी तरह से जो कार्यकारिणी बनाया जाएगी। और साफ तौर पर मोहन भागवत ने पिछले दिनों में कहा था कि जो है संघ को पूरे देश में जो बढ़ाने का कार्य किया जाएगा और स्वयं सेवक को भी छोड़ने का काम किया जाएगा। हालांकि इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में जिस तरह से बीजेपी की सरकार बने, आज पहली बार जो है मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे, क्योंकि यह अहम मीटिंग जो है राज्य में सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग होने जा रही है। जी, तो सरकार बनने के बाद काफी अहम माना जा रहा है 8 दिनों का चिंतन शिविर, ये बैठक महत्वपूर्ण, जिसमें खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा ले रहे हैं और तमाम प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग आज से शुरू होना है। 1 महीनों पहले ही हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है। 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड नागरिक विकास प्राधिकरण ने नंबर जारी कर दिया है। टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं।
तो केदारनाथ धाम खुलने वाला है, आपको बता दें इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। टिकटों की कालाबाजारी ना हो इसे रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हेली सेवा जो है वो शुरू की जा रही है। तो टिकटों के लिए कालाबाजारी ना हो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। तमाम प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो कर ली गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।